हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज और साइबर डोमेन के बारे में। मध्य 20वीं सदी के दौरान मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक काफ़ी अच्छी गति से बढ़ रही थी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बढ़त में ऐसी गति पहले कभी नहीं देखी गई थी। नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर हथियार जैसे कई इजाद हो रहे थे, पर आज के समय में मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में ऐसे कोई नए परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं। 1940 से 1980 तक हमारे पास ना कोई वर्चुअल मिसाइल्स थी, भले ही चाहे वो सरफेस एयर क्रूज या बॉलिस्टिक क्यों ना हो, ना गाइडेंस के कोई दिशा निर्देश थे, रडार बहुत ही प्राचीन किस्म के हुआ करते थे, ना कोई न्यूक्लियर हथियार थे और ना किसी किस्म की स्टेल्थ हुआ करती थी। पर 1980 के बाद हम इन सभी तकनीकों से लैस हो चुके थे। ये सारी टेक्निक सिर्फ 40 साल के छोटे से समय के अंतर्गत डेवलप की गई थी, पर पिछले 40 सालों में इन तकनीकों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो एयरक्राफ्ट उस समय पर सबसे तेज गति से उड़ने वाला एयरक्राफ्ट माना जाता था, आज भी उस एयरक्राफ्ट को कोई पछाड़ नहीं पाया है। जो जेट उस समय में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला जेट माना जाता था, आज भी वही जेट सबसे ऊंचा उड़ता है और उसके मुकाबले कोई दूसरा जेट नहीं है जो कि उस जेट जितना या उससे ऊंचा उड़ सके। यहाँ तक कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो कि अर्थ ऑर्बिट के बाहर उड़ान भरती है, ये सब उसी समय की उपलब्धियाँ हैं जिनको आज के समय में ना कोई नए तरीके से दोहरा पाया है और ना ही इनसे कुछ बेहतर कर पाया है। पर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी उन्नति एकदम थम सी गई। 20वीं सदी एक बहुत ही अद्भुत समय था। हालांकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, पर सदी के अंत तक हम चांद पर पहुंच चुके थे और ये सब उपलब्धियां भी सदी के खत्म होने के बहुत पहले हासिल हो चुकी थी। पर उसके बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज के एयरक्राफ्ट जो 1980 के एयरक्राफ्ट से काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, वो लगभग उनके एक समान ही हैं, क्योंकि आज के समय के कई अच्छे एयरक्राफ्ट 1980 से भी पहले डिज़ाइन हो चुके थे। यहाँ तक कि आज के समय के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन्स जैसे अमरीकी F-15, F-16, FA-18 और रूसी एयरक्राफ्ट जैसे MiG-29, Su-27, ये सारे 1980 के पहले भी ऑपरेशनल थे और डिज़ाइन हो चुके थे। हम इन एयरक्राफ्ट्स को 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स मानते हैं, यानी कि हम उस छोटे से समय में पूरे 4 जनरेशन को पार कर चुके थे। और ये सब हुआ वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 1980 के बीच। आज भी हम वही हैं। आज भी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका जो ये दावा करता है कि उसके पास सबसे नए और एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर हैं, जैसे M1 अब्राम्स टैंक जो कि आज भी यूज़ होता है, वो अर्ली 70s में डिज़ाइन किया गया था। पेट्रियट डिज़ाइन 60s के अंत तक शुरू हो चुका था और द निम्स क्लास सुपर कैरियर्स जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वह 1960 के दौरान डिज़ाइन किए गए थे, जिसमें कि जो सबसे पहले 3 थे वो 1980 के पहले ही बन चुके थे। यहाँ तक कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी 1975 तक इस्तेमाल होने लगे थे। ICBM मिनटमैन 3 जो कि आज तक भी अमेरिका द्वारा डिटरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो 1970 में ही सेवा में आ चुका था, जो कि 50 साल पहले की बात है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारे देशों में यही 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं जिनका ज़्यादा महत्व नहीं होता। लगभग सारे उपकरणों के समान होने के कारण ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका की 1980 की मिलिट्री और आज की मिलिट्री के बीच कोई हाइपोथेटिकल वॉर कराई जाए तो शायद 1980 की मिलिट्री ये जंग जीते। कई किताबें और मूवीज़ ये दर्शाती हैं कि 21वीं सदी स्पेसशिप्स, फेज़र, लेज़र हथियारों और हर तरीके के नए उपकरणों से भरी हुई होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीज़ें वक्त के साथ एडवांस होती जाएंगी, जैसे पुराने समय में हुआ करती थी। मूवी जैसे 1982 ब्लेड रनर जो कि साल 2019 में सेट की गई थी, एलियन इंट्रूडर जो कि साल 2022 में सेट की गई थी, या फिर 2001 अ स्पेस ऑडिसी जो कि लेट 60s में रिलीज हुई थी, ये सब यही दर्शाती हैं कि वक्त के साथ हर क्षेत्र में एडवांसमेंट ज़रूर होगी। मून लैंडिंग्स के बाद जो कि लेट 60s और अर्ली 70s में हुई थी, लोगों को लगने लगा कि वो मून को 80s तक कोलोनाइज कर लेंगे, उसके बाद 90s तक मार्स को और फिर धीरे धीरे सन 2000 तक पूरे सोलर सिस्टम को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ समझाने के लिए एक अच्छा कारण कोल्ड वॉर का ख़त्म होना था। डिफेंस स्पेंडिंग जो कि पूरे विश्व भर में हुआ करती थी, वो धीरे धीरे सिमटने लगी और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई तो नई तकनीकों के हथियार बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद नए और ज़्यादा शक्तिशाली हथियारों को डिज़ाइन करने पर पैसा खर्चने की आवश्यकता कभी नहीं समझी गई, क्योंकि विश्व में अब लड़ने के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचा था। आज के समय में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो आज भी चीज़ों में बदलाव ला रहा है।
जिससे बाकी देशों को मजबूर होकर अपनी पुरानी तकनीकों को नई तकनीकों से बदलने के लिए कई प्रयास करने पड़ रहे हैं। आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी नई तकनीकों के हथियार जैसे हाइपरसोनिक लेज़र हथियार और रेल गन्स बन रहे हैं, और इस चीज़ की संभावना भी है कि शायद नई स्पेस रेस की शुरुआत आज से कुछ ही वक्त में हमको देखने को मिले। पूरे विश्व भर में कई देश अब अपना पैसा फिर से अपनी मिलिट्री को सुधारने पर और 5th और 6th जनरेशन के नए उपकरणों को अपनाने में लगा रहे हैं। बहुत से देश जैसे जापान, पाकिस्तान, टर्की और बहुतों ने ऐलान करा है कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को बनाने पर काम कर रहे हैं, और वहीं अमेरिका ने तो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन का एक फुल स्केल प्रोटोटाइप भी बनाया है और उसका इस्तेमाल भी किया गया है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं डिफेंस स्पेंडिंग की बढ़त को ना ही अच्छा मान रहा हूँ और ना ही बुरा, क्योंकि इस विषय पर कई आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें से कई वैलिड भी होंगी और कई नहीं भी। एक आर्ग्यूमेंट है जैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लेकर चिंता अगर आप डिफेंस में ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट है कि नई जंग होने का बड़ा जोखिम। वहीं दूसरी तरफ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जैसे डिफेंस स्पेंडिंग से नई टेक्निक्स बनाई जा सकती हैं, जैसे GPS और इंटरनेट, जो कि आम लोगों के हित में और फ़ायदे के लिए बनाई जाएंगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ जो कि सिविलियंस के लिए भी यूज़ होती हैं वो रुकी नहीं हैं, बस अदृश्य हो गई हैं। आप किसी भी एयरक्राफ्ट, टैंक या सबमरीन को देखिए जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया हो, और उसके 1980 के काउंटर पार्ट को देखिए, आपको एक बहुत ही क्लियर एडवांसमेंट नज़र आएगा जो कि बिल्कुल अलग दिखता होगा। पर अगर आप किसी 1980 के वाहन को देखें और उसकी 2020 के वाहन से तुलना करें तो लगभग उनका डिज़ाइन एक ही समान होगा और एडवांसमेंट भी ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिलेगी। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सी एडवांसमेंट सिर्फ डिजिटल हैं। कई इनोवेशंस जो पिछले 40 साल में की गई हैं वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर्स और ऑटोनॉमी की फॉर्म में हुई हैं। इसे समझने के लिए हम टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि सबसे पहले 1983 में सेवा में आई, जो कि उसके लेटेस्ट वर्जन के बिल्कुल समान लगती है, पर अगर वर्चुअली देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। जो ओरिजिनल मिसाइल थी वो अपने प्राचीन नेविगेशन सिस्टम के कारण नाकामयाब रही थी, क्योंकि वो मिसाइल लोड करने में काफ़ी समय लेती थी और उसको रिमोटली कंट्रोल करना काफ़ी कठिन था। और जो उस मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है वो ये सारे काम काफ़ी आसानी से कर सकती है बिना ज़्यादा वक्त लिए। लेटेस्ट वर्जन में बहुत सी नई टेक्निक्स भी हैं, जैसे वो कमांड्स के पास डेटा भी भेज सकती है, जैसे पिक्चर्स, और उड़ते समय रीडायरेक्ट भी की जा सकती है। आज के समय के एयरक्राफ्ट्स के बीच जो डेटा लिंक्स हैं वो एक भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के काबिल हैं, जिससे कि सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, जिसके 1980 में लोग खाली सपने देखा करते थे। उसके ऊपर से डिजिटल टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ने, जो कि 80s के बाद डेवलप हुई थी, एक नई डोमेन बना दी है जिसका नाम है साइबर डोमेन, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। आज जहाँ कोई वॉर डिक्लेयर नहीं की जाती वहाँ तब भी कई देश आपस में साइबर डोमेन के थ्रू लड़ रहे हैं। वो दूसरे देश के सिस्टम्स को हैक करते हैं, डेटा चोरी करते हैं और इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, और यहाँ तक के डिजिटल बॉम्ब्स भी प्लांट करते हैं जो कि वॉर के दौरान काम आ सकते हैं। रशिया, चाइना और US के अलावा भी कई देश ये सब करते हैं, और ये सब एक अदृश्य डिजिटल तरीके से किया जाता है जिसे आम लोग नहीं देख सकते। और क्योंकि आप ये सब नहीं देख सकते, इसी वजह से ये डोमेन आज की सबसे क्रिटिकल डोमेन बन चुकी है। इस डोमेन के द्वारा कोई भी आदमी जो कि आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर भी बैठा हो वो भी विनाशकारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कम्युनिकेशन शटडाउन, पावर ग्रिड ऑल कॉमर्स, और ये सब करने के लिए सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन ही काफ़ी है। ये सब टेक्नोलॉजीज़ इस तरह इवॉल्व हुई हैं जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साइंस फिक्शन के द्वारा हमने बड़े बड़े स्पेसशिप्स पर ऐसे कई लेज़र हथियार देखे हैं जो कि कुछ ही मिनटों में सोलर सिस्टम से बाहर उड़ान भर लेते हैं, पर अब सब कुछ अदृश्य हो चुका है, जो कि हमें मजबूर कर देता है कि आने वाले 40 सालों में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या हम मार्स पर होंगे, या फिर कोई ऐसा दिन भी आएगा जब फिजिकल वर्ल्ड की कोई महत्वता नहीं होगी और हम खुद ही डिजिटल बन जाएंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।